टेलीग्राम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सीबीएसई के सैम्पल पेपर रिलीज़ करने के बाद कि सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट कैसा होगा पेपर का। सैम्पल पेपर रिलीज़ होने के तुरंत बाद ही हमारी टीम ने आप लोगों की तैयारी को और मजबूत करने के लिए पहला सोशल साइंस का मॉक पेपर अपने टेलीग्राम चैनल में हम लोगों ने अपलोड किया था और ये सेशन उसी का ही सोल्यूशन वीडियो है। अगर आप लोगों को भी पहले ये पेपर अटेम्प्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सोल्यूशन वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस सेशन का भी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ये मॉक पेपर सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न 2022-23 सेशन के ही बेस्ड पे बना हुआ है, बट हाँ, इसमें थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है क्योंकि लाइक 1.5 घंटे का पेपर 90 मिनट्स का 45 मार्क्स का बनाया गया है और कुछ मीन्स पैटर्न वही है बट थोड़े से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि हम ऐसे ही कंटेंट और एफिशिएंटली बनाने पाएँ जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं या फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ऑसम कंटेंट बनाने पाएँ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन। सीबीएसई ने जैसे ही अपने सैम्पल पेपर्स में दिया हुआ था तो इस मॉक में भी हमने टोटल 6 सेक्शंस कवर किए हुए हैं, जिसमें सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें टोटल हमने 6 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सेक्शन ई जो कि एक सिंगल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, और सेक्शन एफ जिसमें हमारे 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर मॉक पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग best signifies the idea of liberal nationalism of 19th century Europe? So ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑप्शन देख लेते हैं। एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, स्टेट प्लान इकोनॉमिक सिस्टम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म। So the answer for this question is option C, that is freedom of individual and equality before law. ये क्वेश्चन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से है, जिसमें हमने देखा था कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। मूविंग फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये स्टेटमेंट किसका है? द ऑप्शंस आर मजीनी, ऑप्शन बी मैटरनिक, ऑप्शन सी ओटो एंड बिस्मार्क, एंड ऑप्शन डी गिउसेप गैरिबाल्डी। आप लोग भी इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे साथ साथ, कि इसके आंसर जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं साथ साथ में। सो लेट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर देख लेते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मेटरनिक। इसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर भी कई बार ये क्वेश्चन सीबीएसई के किसी न किसी फॉर्म में रिपीट हो चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि सीबीएसई एक दो ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछता है। इधर ही आपको सब्जेक्टिव पैटर्न मतलब मीन सब्जेक्टिव आंसर में भी मिल जाएगा, 2 मार्क या 3 मार्क में मिल जाएगा, या फिर लाइक किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आई होप सो कि इस बार भी रिपीट होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है लाइक कौन सी कंट्री है। पहला स्टेटमेंट है इट कवर्स लेस एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा। सेकंड स्टेटमेंट है इट शेयर्स जोग्राफिकल बॉर्डर विद नीदरलैंड। अब यहाँ से आपको सीधे सीधे इसका हिंट मिल जाएगा, फ्रांस एंड जर्मनी। एंड थर्ड इट्स पॉपुलेशन इज हाफ ऑफ हरियाणा। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइक मल्टीपल टाइम्स ये सीबीएसई में भी रिपीट हो चुका है। सो आपको इन स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंट्री के बारे में ये बात हो रही है, एंड आई होप दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इट्स आंसर इज बेल्जियम। यू कैन सी इन द आंसर स्लाइड ऑल्सो कि इसका आंसर बेल्जियम है। लाइक बेल्जियम इज का जो एरिया है वो हरियाणा स्टेट जो अपने इंडिया का उससे काफ़ी छोटा है, वो किस किस स्टेट से बॉर्डर बनाता है? नीदरलैंड से बनाता है, फ्रांस से बनाता है, जर्मनी से बनाता है, एंड इट्स पॉपुलेशन इज हाफ ऑफ हरियाणा। So next question from chapter water resources, which of the following is an example of artificial lake? इनमें से कौन सा लेक जो एक आर्टिफिशियल लेक का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए भीमताल, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी गुरुडोंगमार लेक, ऑप्शन डी भोपाल लेक। ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लेक। इस साल इसको रामसर कन्वेंशन के अंडर जो है वेटलैंड का भी दर्जा मिल चुका है। ये एक करेंट का क्वेश्चन है, मे बी आपके एनटीएससी वगैरह में भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि भोपाल लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे वेटलैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एक AR बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है कि द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन वर मिक्स्ड इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। ये असर्शन है। रीजन में देख लेते हैं कि इसका रीजन क्या था कि इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप outweigh the advantage of administrative changes।
ठीक है। सो आपको सबसे पहले असर्शन पढ़ने की, असर्शन क्या कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन वर मिक्स्ड इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन, की जहां जहां नेपोलियन ने विक्ट्री पाई थी वहां वहां लोगों के जो रिएक्शन थे कुछ खुश थे और कुछ दुखी थे। तो अब खुश क्यों थे और दुखी क्यों थे, तो मे बी नेपोलियन के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस थे जिसमें उनके लिए हेल्पफुल था तो वो उसमें खुश थे, बट कुछ नेगेटिव चेंजेस भी थे। तो वो नेगेटिव चेंजेस जो ये कह रहे हैं कि लाइक इंक्रीज टैक्सेशन हो गया, सेंसरशिप उसमें लाई थी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के एडवांटेज थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड फीलिंग ले आया था लोगों में। तो क्या ये रीजन जो है गिवन असर्शन का जो भी दिया हुआ है उसका ये रीजन फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी, both A and R true, but R is not the correct explanation of assertion. Option C, A is correct, that is assertion is correct and reason is incorrect. And option D, A is incorrect but R is correct. So जो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हमने पढ़ा है उसमें ये चीज़ देखा है कि जो भी असर्शन दे रहा है वो करेक्ट है, क्योंकि नेपोलियन की विक्ट्री के बाद जो भी लोकल पीपल्स थे उनके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग आ चुकी थी। और जो रीज़न दिया हुआ है ये एक्चुअल में वो रीज़न था कि जो भी टैक्सेशन बढ़ाए गए थे, ठीक है, जो भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, इन सारी चीज़ों के कारण लोगों के अंदर एक थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग आ गई थी। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, कि both A and R are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। Let's move with the next question कि the given picture shows an overuse of which of the following resources, ठीक है। अब ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है जो कि एनसीईआरटी की हमारी इमेज है। अब इस इमेज को देख के बताइए कि इस इमेज में क्या कहना चाह रहा है कि द पिक्चर शोज एन ओवर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, ठीक है। इससे आप आइडेंटिफाई करिए कि इनमें से कौन से रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया गया है। पहला सॉइल, दूसरा एयर, तीसरा वीमेन पावर, चौथा ग्राउंड वाटर। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ग्राउंड वाटर, ठीक है। सो हमने हमारा सेक्शन ए देख लिया जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें 6 क्वेश्चन थे। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें 2 मार्क का बेस क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्ड लिमिट 40 है। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गिव एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के कोई भी 2 डीमेरिट लिखने हैं हमें। तो सिंपल है, आपको सीधे सीधे 2 पॉइंट में उसका आंसर लिख देना है कि पहला पॉइंट हो जाता है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एयर ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी मतलब लाइक बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड सो इट इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, कि अब एक्सपेंसिव होने के कारण आम आदमियों के रीच में नहीं है। ये पहला पॉइंट हो जाता है। आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, एक्सपेंसिव है तो उसका आउटकम क्या होगा, इट इज़ नॉट इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल। सिर्फ इतना मत लिख देना कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मे बी आपको इसके फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसका आउटकम भी लिखना है। इट मे प्रूफ डेंजरस ड्यूरिंग बैड वेदर, ठीक है। अब ये बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा बारिश या तूफान या आंधी आ रही है तो उस टाइम में फ्लाइट्स वगैरह उड़ना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो ये दीज आर द 2 डीमेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट में कि एक्सप्लेन द इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम का इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर देख लेते हैं कि the inherent problem of barter system is that it is not necessary that one person is willing to exchange their goods or the person they want to exchange with is also willing to do the same, ठीक है। अब इसके लिए सिंपल एक वर्ड कौन सा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, है ना। कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या हो जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास जो है सपोज आपके पास टमाटर है और सामने वाले के पास सपोज आलू है, तो बार्टर सिस्टम में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपना टमाटर देना चाह रहे हो सामने वाले को तो वो आपका टमाटर लेना चाह रहे हो या फिर आपको ही आलू की ज़रूरत है। तो लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट दोनों तरफ होना चाहिए कि आप जो देना चाह रहे हो वो सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है। सो इसका मेन इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालाइज द 2 वैल्यूज दैट मेक डेमोक्रेसी बेटर। 2 पॉइंट में ये आंसर भी लिख देना है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका कि वैल्यूज दैट कैन मेक डेमोक्रेसी बेटर, ये यूजली ठीक है यहाँ पास लिखा हुआ है, बट आप ये ऐसे पॉइंट्स मत डालिएगा वेरी शॉर्ट आंसर में क्योंकि आपके वर्ड लिमिट खाएगा, ठीक है। सीधे आप पॉइंट में आएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा 2 मार्कर में लाइक वो एक इंट्रोडक्टरी वाला फॉर्मेट नहीं देना कि जैसे इसमें दिया हुआ कि वैल्यूज दैट कैन मेक डेमोक्रेसी बेटर आर, ये आपके 5 से 7 वर्ड खा लेगा, फिर मेन आंसर आप नहीं लिखने पाओगे, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं कि क्या है कि प्रोवाइडिंग इक्वालिटी अमंग सिटीजन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी एनहांस्ड ओनली इन डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को बढ़ाया जा सकता है, एक लाइक ऑटोक्रेसी या फिर मोनार्की में ऐसा लाइक पॉसिबल नहीं होता है। सेकेंड, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लाइक अगर हिटलर शाही है या फिर लाइक डेमोक्रेसी नहीं है किसी भी कंट्री में तो वहाँ का जो भी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेग होता है। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंप्रूव्स द क्वालिटी, मतलब लाइक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही ऐसा पॉसिबल होता है कि जो कि डिसीजन मेकिंग को काफ़ी ज़्यादा लाइक एक डिस्कशन के बाद एक लाइक काफ़ी ज़्यादा एक पूरा का पूरा एक पैनल बनता है, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर भी कई ज़्यादा डिस्कशन होता है, उसके बाद में ही किसी न किसी पॉइंट में आते हैं। सो a democratic government improves the quality of decision making. It may be both acceptable to the people and more effective. Okay, so ये दोनों points हैं that makes the value of democracy much better. Second question है, next question है कि how do minerals occur in sedimentary rocks? Solution देख लेते हैं इसका। In sedimentary rocks, minerals occur in beds
और लेयर्स, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने देखा कि एक स्ट्राटा फॉर्म में जो है मिनरल्स जो है लाइक सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। ठीक है, ये चीज़ हमने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में ये चीज़ पढ़ा हुआ है। और इस चीज़ को भी अपन लाइक जब आंसर राइटिंग में होगा ना तो देख अपन इसको और बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक इससे मुझे याद आया कि एक सेपरेट सेशन हम बनाएंगे जिसमें कि हम लोग आंसर राइटिंग स्किल्स भी देखेंगे कि आप अपने आंसर्स का प्रेजेंटेशन और बेटर कैसे कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, है ना। जो भी लाइक एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में कोई भी चीज़ और इजीली कि एग्जामिनर को सीधे सीधे आपके बुलेट पॉइंट्स दिखें। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो एक सेशन में लूंगा कि जिसमें हम लोग एक आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी एक सेशन लेंगे। ओके, सो लाइक क्वेश्चन था कि हाउ डू मिनरल्स ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सो इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल ऑकर इन बेड्स और लेयर्स, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो कि लाइक एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रिपीट होने के लिए भी, या फिर लाइक इस बार भी पेपर में आने का कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, हाउ वाज दिस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड। नेशनलिज्म इन इंडिया से है कि the huge increase in defense expenditure was financed by war loans and increasing taxes which involved। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आंसर राइटिंग का लाइक डिस्कस कर रहे थे, इसको आप और इजीली रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक इंक्रीजिंग टैक्सेस के बाद जो है आप लाइक अपने दो एरो देखिए, अब टैक्सेशन में क्या क्या इंक्रीज किया गया था, हाइकिंग कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी और पहली बार जो है इनकम टैक्स को भी इंट्रोडक्शन किया गया था। सो दिस इज हाउ द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर वॉज फाइनेंस्ड। अब हम सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन सी देख लेते हैं जो कि 3 मार्कर का है हमारा। कि पहला क्वेश्चन आता है, सजेस्ट अ फ्यू स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, कुछ स्टेप्स बताने हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करने के लिए। भाई ठीक है, अब डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनवायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है, बट उस चीज़ को हम कितना ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके 3 स्टेप्स हमको बताने हैं। सो पहला पॉइंट आ जाता है कि मिनिमाइजिंग वाटर यूजेस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं, रीयूज एंड रिसाइकिल इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। कि वाटर को जो है अपन मैक्सिमम इसका लाइक मिनिमाइज यूज़ कैसे कर सकते हैं, बाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड हार्ड वाटर फॉर रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स एफ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम इनटू सराउंडिंग वाटर बॉडीज। कि जो भी फैक्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो रिवर्स में डंप करने के पहले जो है उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, है ना, ताकि उससे जो भी उसकी टॉक्सिसिटी है, जो भी केमिकल्स हैं, वो चीज़ हम पहले निकाल सके, उसके बाद ही रिवर में उसको एक डंप किया जाए। थर्ड हो जाता है, रिलीज ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एनर्जी, ऑयल और नेचुरल गैसेस इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। कि पहले लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक कुछ साल पहले तक मैक्सिमम फैक्ट्रीज जो हैं थर्मल बेस्ड फैक्ट्रीज रहती थी जिनमें लाइक कोल का हैवी यूजेस होता था। उसका हमको ऑल्टरनेटिव देखना है कि हम कैसे कोल का ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ करके हमको एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स भी लाइक यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रेडिट प्लेज अ नेगेटिव रोल। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी काफी आते हैं सीबीएसई में, ये चीज़ हमें लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आते, थोड़ा सा आपको एक एनालिटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द आर्गुमेंट कि हाउ क्रेडिट कैन ऑल्सो प्ले अ नेगेटिव रोल। एक पॉजिटिव रोल तो रहता है बट उसके साथ साथ जो है नेगेटिव रोल भी कैसे क्रेडिट प्ले करता है। सो लेट्स सी द आंसर, द कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर, ऑफन लीड्स टू डेट ट्रैप। अब इनफॉर्मल लोन्स भी एक टाइप का क्रेडिट ही होता है जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है और यूजुअली उसके कारण जो है डेट ट्रैप में भी लोग फंस जाते हैं। सेकंड, मोस्ट लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स, कैरी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द बोरोवर्स इनकम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई रहता है कि जो एक्चुअल पर्पस होता है लोन लेने का वो फुलफिल ही नहीं होने पाता है। कि किसी भी काम के लिए अगर आप लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर ब्याज ही इतना देना पड़ जाता है कि आप अपना मेन काम कर ही नहीं पाते हो। दैट इज द सेकंड नेगेटिव रोल। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाता है, क्रेडिट डज नो गुड टू द बोरोवर इफ दे डोंट यूटिलाइज दैट मनी इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। ठीक है, अब यूजली होता क्या है कि अगर आपने क्रेडिट लिया और जिस काम के लिए उसके लिए आप यूटिलाइज ही नहीं करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव फैक्टर भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कई बार फार्मर्स जो हैं लाइक अपने सीड्स वगैरह खरीदने के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, पर लेकिन कुछ ना कुछ अनफोर्सिंग कंडीशन आ जाती है जिनके कारण अगर उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है तो पूरा का पूरा लाइक ना ही वो फिर लोन ही पे करने पाते हैं और कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव पार्ट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज़। की लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो एक मोमेंटो था वो धीरे धीरे सिटीज़ में क्यों कम हो गया था। सो इट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू लैक ऑफ इंडियन ऑल्टरनेटिव्स, सॉरी, it was slowed down due to lack of Indian alternatives to boycott foreign goods. People could not boycott cheap machine foreign clothes for long because खादी was expensive. Like जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें बाइकॉट एक स्वदेशी मूवमेंट का भी चला लाइक चालू किया गया था कि बाइकॉट सारे फॉरेन गुड्स का बाइकॉट करना था। बट लेकिन जो भी फॉरेन गुड्स थे वो मशीन मेड्स थे तो वो सस्ते पड़ते थे जो कि हैंडमेड गुड्स थे, तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में उनको बाइकॉट नहीं किया जा सकता था क्योंकि खादी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था एज कंपेरिजन टू जो भी मशीन मेड गुड्स थे। Second, also people could not boycott British administrative schools, colleges, courts completely because there were no alternative to Indian institution. Second बाइकॉट क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी स्कूल्स कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए थे उनका बाइकॉट करना था, बट लेकिन उनका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था। इंडियन स्कूल्स कॉलेजेस इतने थे ही नहीं कि लोग उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ नहीं पाते। सो दैट वाज द सेकंड रीजन। थर्ड, दे हैड टू रन बैक टू दीज इंस्टीट्यूशन टू रन एंड सस्टेन देमसेल्फ। अब
कहीं ना कहीं उनकी लाइवलीहुड इन्हीं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ही, साइकिल में ही फंसी हुई थी, तो वो उनसे अपनी डेली अर्निंग के लिए ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते थे। सो दैट वॉज द थर्ड रीज़न, जिसके कारण जो है सिटीज़ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जूट मिल लोकेशन मेनली अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ठीक है, हुगली रिवर के बगल पे ही जूट मिल का फैक्ट्री सेटअप का मेन फैक्टर्स क्या हैं। फर्स्ट रीजन देख लेते हैं, द प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की मैक्सिमम जो भी जूट प्रोड्यूसिंग जूट के जो भी क्रॉप्स रहते थे वो यूजुअली उसी एरिया में ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए जाते थे, उसके कारण एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। सेकंड, लो कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट की भाई एक पहला का पहला कि एक वो एरिया सिर्फ जूट के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा फेमस है, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। प्लस उसके बगल में अगर नदी है तो एक वाटर ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट लो कम होता है, तो उसके कारण भी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज वाटरवेज हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल। ठीक है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ एबडेंट ऑफ वाटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट। भाई रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको हुगली रिवर से उनको मिल जाती थी। दैट इज द थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश हेल्प इन कटिंग डाउन द कॉस्ट, कि उस एरिया में चीप लेबर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को और कम किया जा सकता था। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है कि कोलकाता एज एन अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जूट्स। अब भाई कोलकाता भी एक वन ऑफ द मेट्रो सिटी है, जिसके कारण वहाँ जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोर्ट फैसिलिटीज़ हो गया, क्योंकि उसके बगल में हमको बे ऑफ बंगाल का भी एक टच मिल जाता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमको उस एरिया में मिल जाती हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ जूट मिल इंडस्ट्रीज beside हुगली रिवर। सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम सेक्शन डी विच इज ऑफ 5 मार्क्स, है ना। ये सेक्शन डी का क्वेश्चन था जो कि 5 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच इज ऑल्सो फ्रॉम सेक्शन डी, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, कि मेंशन सम ऑफ द सजेशंस मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए कुछ सजेशन आप अपने आप से दे सकते हैं। आप थोड़ा सा आप खुद के भी व्यूज़ दे सकते हैं, कि अगर आपके पास कोई अच्छा वैलिड पॉइंट है तो वो आप खुद भी स्टेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की लॉ कुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द पार्टीज, कि जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है ना, पार्टी के अंदर भी एक टाइप की पॉलिटिक्स होती रहती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज बनाए जा सकते हैं। सेकंड, इट शुड बी कंपल्सरी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, होल्ड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट एंड होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द टॉप पार्टी पोस्ट। इसमें क्या कह रहा है कि आप के जितने भी मेंबर्स हैं उनका प्रॉपर एक डेटा होना चाहिए कि आपकी पार्टी के कौन कौन से मेंबर्स हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके जैसे आपने बाकी एक्सटीरियर में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसी तरह एक छोटा सा कमेटी होनी चाहिए जो कि इंटरनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। ठीक है। प्लस जो भी पार्टी के अंदर टॉप पोस्ट हैं, जो भी पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, पार्टी का सेक्रेटरी होता है, तो उन सब के पोस्ट में अपॉइंट करने के लिए पार्टी के अंदर भी एक इलेक्शन होना चाहिए। सो दैट इज अ सेकंड सजेशन। थर्ड देख लेते हैं, इट शुड बी मैंडेटरी टू गिव 1/3 ऑफ द पार्टी टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। ठीक है, वीमेन रिप्रेजेंटेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हर लेवल पे। सो पार्टी के अंदर जो है 1/3 पोजीशन जो है वीमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए। देयर शुड बी अ कोटा फॉर वीमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर पार्टी के अंदर ले रहे हैं तो वहाँ पास एक पर्टिकुलर वीमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फोर्थ देख लेते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शुड हेल्प पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन बाय फंडिंग देम। ठीक है, अब इलेक्शन जब भी हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं अपने एंड से एक छोटा सा फंड जो है पार्टी को भी देना चाहिए उस इलेक्शन में, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक फेयर इलेक्शन के लिए, कि उस पार्टी को भी गवर्नमेंट को कोई ना कोई छोटा सा फंड रिलीज करना चाहिए। एक्सपेंसेस फॉर पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा कैन बी गिवन। ठीक है, इट शुड बी मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर एंड पीरियोडिक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। ठीक है, टाइम टू टाइम जो है इलेक्शन एक भी कराते रहना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू सजेशंस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म में हेल्पफुल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कि यहाँ पास आपको हाँ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को फॉलो करने के लिए हमको यूजली जो है ना 2 स्टेप स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। यूजली बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर वापस पैसेज आते हैं। तो आप पहले पैसेज पढ़ोगे तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे सेकंड स्टेप हो जाएगा, फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर आप पैसेज में जाओगे, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमको इसको थोड़ा सा रिवर्स पैटर्न फॉलो करना है कि पैसेज के पहले ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल अप्रोच है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं या फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपना टाइम बचाएंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पैसेज में, कि अगर हम इस पैसेज में आते हैं कि व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको कहीं भी जैसे ही मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में कहीं कुछ दिखेगा तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तो आपका टाइम कहीं ना कहीं बचेगा। फॉर से इन दिस पैसेज व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अब हम पैसेज पढ़ते हैं कि ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया हैज इवॉल्वड इनटू अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ हमने पॉइंट देख लिया कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कहीं ना कहीं इस चीज से हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है। Diversity in such a large country, it is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. No system is ideal for all the countries and all the situations. It is often said that political parties are facing crisis because they are very unpopular and the citizens are indifferent to political parties. The available evidence shows that this belief is only partially true for India. ठीक है, so this is our passage. अब जिसके ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि what is multi-party system. So we have read in the political parties chapter कि multi-party system is a political system where multiple parties are allowed
टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड हैव फेयर चांसेस एट विनिंग पावर इन द सेम। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन कि केस स्टडी बेस्ड में 3 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा। छोटा सा डेफिनेशन पूछा कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर मल्टीपल पार्टीज जो है इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, जैसे कि हमारा इंडिया। यूजली यहाँ कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गई, है ना, शिवसेना हो गई, समाजवादी पार्टीज हो गई, सो कई सारी पार्टियां हैं, तो दैट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। यूएस में 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, सो वो मल्टी पार्टी सिस्टम है उधर भी, बट दे आर ओनली मेन 2 पार्टीज, मेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम पैसेज था ये हमारा, कि व्हाई इट इज सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग क्राइसिस। ठीक है, ये चीज़ भी हमने यहाँ पास पहले ही, जैसे अगर आपने पहले क्वेश्चन देख लिया तो आप सीधे क्लिक कर लोगे कि किस पॉइंट से हमें अपना वो आंसर रिलेट करना है। इसका आंसर देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अनपॉपुलैरिटी एंड लैक ऑफ फेथ, दे आर लूजिंग देयर रेपुटेशन एंड पर्पस बिकॉज ऑफ रैम्पेंट करप्शन एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी एंड पावर इन द गवर्नेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्राइसिस, पॉलिटिकल पार्टीज क्राइसिस क्यों फेस कर रही हैं, सो बिकॉज ऑफ रैम्पेंट करप्शन एंड इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी एंड पावर इन द गवर्नेंस, दीज आर द मेजर रीजन बिकॉज ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2 मार्क्स का है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। सो मेजर चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन देयर फंक्शनिंग, कि उनके अंदर ही काम करने में एक लाइक, दो दे आर वर्किंग फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट कहीं ना कहीं उनके फंक्शनिंग में थोड़ा सा लाइक द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज मिसिंग। ठीक है, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, कि कहीं ना कहीं पैसे को लोग ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, उसके कारण दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक मेजर चैलेंज। थर्ड, द चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, की नेपोटिज्म, की हाँ ठीक है अभी पापा हैं लाइक एमएलए, उसके बाद उन्हीं का बेटा बनेगा, उसके बाद उन्हीं का बेटा बनेगा, तो कहीं ना कहीं डायनेस्टिक सक्सेशन भी आता है, जैसे हम नेपोटिज्म के भी नाम से जाना जाता है। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन एफ, विच इज मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, देख लेते हैं कि लोकेट द प्लेस ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया वेयर गांधी जी लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स इन 1918। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको एक लाइक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया दे दिया जाएगा, आपको एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऐसी डायरेक्ट, देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक इंडिकेटिव टाइप भी क्वेश्चन आता है, तो आपको चीज़ों को मालूम होना चाहिए। तो आपको इसको कैसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था, ठीक है, कब किया था 1918 में। आपको ये लाइक केक वाला जो मैंने मोनिक्स, आपको अगर याद होगा कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन तीनों में कौन सा सत्याग्रह जो है कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया गया था, ये आपको आइडेंटिफाई करना है पहले। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो इसका आंसर है दैट इज हमारा अहमदाबाद। ठीक है, गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट फॉर कॉटन मिल वर्कर्स इन 1989 एट अहमदाबाद गुजरात। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सी जगह, दैट इज अहमदाबाद। फिर उसको आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लाइक ये मैप में। अब ये चीज़ को भी आप, हमने लाइक इस चीज़ को इंडियन नेशनलिज्म के मैप वर्क भी डिस्कस कर चुका है, जिसको आप आई बटन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने उस सेशन में बहुत ही क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस, कौन कौन सी जगह मैप में, इंडिया में अपन को प्लॉट करने हैं। तो ये आपको पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सी जगह लोकेटेड है। ये 2 चीज़ यहाँ पास आपका 2 मल्टीपल टास्किंग टेस्टिंग हो जाती है, कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन सा जगह है, फिर उसके बाद कौन सी जगह वो लोकेटेड है, दोनों चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द थर्मल पावर प्लांट मार्क्ड ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब वहाँ आपको लेबल करना था, अब यहाँ आपको पहचानना है कि ये कौन सा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी है, उसके कंपैरेटिव इजी तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है दोनों सेम लेवल के ही हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्टेट है, फिर उसके बाद कौन सा थर्मल पावर प्लांट है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो इसका इसका करेक्ट आंसर है रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, पहले वो आंसर शायद गलती से गलत मार्क हो गया था। इसका द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट एट तेलंगाना। सो दैट्स ऑल। ये हमारा मैप मॉक पेपर का पहला डिस्कशन था। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी मॉक पेपर्स इसी तरह बना के लेके आएँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत लाइक मोटिवेशन मिले कि और एफिशिएंटली काम करने का। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।